हेलो बेटा, कैसे हैं सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन तक पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें टू टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। आज सभी को समझ में आ रही है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो बच्चों ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो इवेंट है जिसमें सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, सिंगल पेरेंट रिक्वायर, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है, गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट। अब अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई गैमेट्री बनना है, तो जब गैमेट्री बनना है तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो भी नहीं होगा। कौन सा प्रोसेस बेटा? मियोसिस नहीं होगा, मियोसिस एब्सेंट होगा। और जब मियोसिस नहीं हो रही है बेटा तो वेरिएशन, वेरिएशन भी एब्सेंट होगा। एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो प्रॉपर्टी में एक तो सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी, गैमेट नहीं बनेगा, मियोसिस नहीं हो रही है, वेरिएशन नहीं हो रही है। तो बच्चों फिफ्थ थिंग जो आती है, ऑफ स्प्रिंग तो प्रोड्यूस होनी होनी है, ऑफ स्प्रिंग तो प्रोड्यूस होनी है। लेकिन जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है उसका नेचर क्या होगा? ऑफस्प्रिंग का जो नेचर होगा बेटा 100% सिमिलर होगा। 100% कैसा होगा? सिमिलर होगा। और जो सिमिलर है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हो? क्लोन बोल सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ए सेक्सुअल प्रोडक्शन बच्चों ऑलवेज प्रोड्यूस क्लोन्स मीन 100% सिमिलैरिटी विद पेरेंट्स, ठीक है। ये बात समझ गए? अच्छा, अब नेक्स्ट जो बात आती है कि भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रेजेंस है, ठीक है, कहां कहां पे होगा? प्रेजेंस कहां पे होगी? प्रेजेंस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक तो आप ये बात करो मोनेरा के केस में होगा, सेकेंड थिंग की बात करो तो प्रोटिस्टा के केस में होगा, और थर्ड थिंग की अगर बात करो तो इन फंजाई, फंजाई में भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और फोर्थ थिंग की अगर बात करो आप तो आप ये कह सकते हो कि भाई प्लांट में भी होगा, ठीक है ना, इन प्लांट्स में भी होगा, ठीक है। लेकिन प्लांट्स में जब कभी भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू, वाया वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट्स बेटा क्या होते हैं? रूट से रिप्रोडक्शन होगा, स्टेम से रिप्रोडक्शन होगा, लीफ से रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ तो कोई डाउट है? नो डाउट, वेरी गुड। अभी जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके वेरियस वेज भी होते हैं, ठीक है।
अब अगर वेरियस वेज की बात करो तो इसमें से कुछ वेज अपने पास दिखाए गए। जैसे नंबर 1 की बात करो, नंबर 1 पे बेटा क्या हो रहा है, स्लाइड पे क्या दिख रहा है, आप ये देख पा रहे होंगे। नंबर 1 पे फीजन लगा हुआ है, नंबर 2 पे फ्रेगमेंटेशन लगा हुआ है, नंबर 3 पे रीजनरेशन लगा हुआ है, नंबर 4 पे बडिंग का प्रोसेस लगा हुआ है, नंबर 5 पे लगा हुआ है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आप लोग ये कह सकते हो कि भाई जो प्लांट्स हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो उसके वेज मीन मेथड्स कौन से होंगे? मेथड्स ऑफ asexual reproduction. So there are 5 ways. ठीक है, there are 5 ways. फर्स्ट फ्यूजन हो गया, सेकेंड फ्रेगमेंटेशन हो गया, थर्ड रीजनरेशन हो गया, फोर्थ बडिंग हो गई, फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया। फिर से एक बार समझेंगे कौन कौन से 5 मेथड्स। एक तो बडिंग हो रही है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, बडिंग हो रही है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। अब इनकी डिटेल पे चलेंगे। तो बेटा जो फर्स्ट स्टेप है जिसको हम लोगों ने ये देखा कि भाई फ्यूजन से रिप्रोडक्शन करना है। तो अगर फ्यूजन से रिप्रोडक्शन हो रहा है, मोस्ट जो प्रेजेंस है, कॉमन प्रेजेंस, वो किस केस में होगी? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अमीबा के केस में, यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल लिखा होगा, लेकिन ये जो फ्यूजन है बेटा पैरामेशियम में भी होगा, पैरामेशियम में भी होगा, यूग्लिना में भी होगा, यूग्लिना में भी होगा। एक प्रोसेस और है मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, तो पैरामेशियम में, यूग्लिना में या फिर अमीबा में जो प्रोसेस चल रहा है उसको क्या बोल रहे हो आप? बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात बेटा ये आएगी कि फ्यूजन क्या है? व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन मीन होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग होता है। अब ये स्प्लिटिंग हो सकता है कि वो टू इंडिविजुअल में हो जाए और इन मोर देन टू इंडिविजुअल में हो जाए, मोर देन टू इंडिविजुअल में हो जाए। अगर टू इंडिविजुअल में अगर स्प्लिटिंग हो रही है, फ्यूजन हो रहा है, तो आप बताओगे इसको बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी मीन टू। लेकिन मोर देन टू में अगर वो स्प्लिट हो रहा है, इसका मतलब वो मल्टीपल फ्यूजन में इन्वॉल्व होगा। तो आपके एग्जाम से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं कि भाई बाइनरी फ्यूजन किस किस केस में हो रहा है? अमीबा के केस में हो रहा है, इसमें टू इंडिविजुअल में हो रहा है, पैरामेशियम के केस में हो रहा है, यूग्लिना के केस में हो रहा है। वही भी जब मल्टीपल फ्यूजन की बात आएगी, मोर देन टू इंडिविजुअल में हो रहे होंगे, तो केस में हो रहे होंगे, तो प्लाज्मोडियम के केस में हो रहे हैं। ठीक, अब आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो बाइनरी फ्यूजन है अमीबा के केस में हो रहा है, तो टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन कौन सा होगा? टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो क्या होगा? इररेगुलर, इररेगुलर बाइनरी फ्यूजन। अब क्वेश्चन आपके माइंड में यह आएगा कि सर इररेगुलर बाइनरी फ्यूजन क्यों बोला? उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है क्योंकि अमीबा का जो शेप है वो इररेगुलर होता है। तो जब टू इंडिविजुअल में ब्रेक होना होगा, शेप तो फिक्स है नहीं। ठीक है, तो जब शेप फिक्स नहीं है तो वो कहीं से भी वो स्प्लिट हो सकता है टू पार्ट्स में। ठीक है ना, कहीं से भी टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन जब पैरामेशियम की बात आएगी, यूग्लिना की बात आएगी, तो प्लेसेस फिक्स हो। अमीबा में जो फ्यूजन हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन कैसा हो गया? इररेगुलर बाइनरी फ्यूजन।
वहीं पे जब आप बात करोगे इन केस ऑफ पैरामीशियम, इन केस ऑफ पैरामीशियम, तो बाइनरी फिजन का टाइप क्या होगा? बाइनरी फिजन का बेटा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं ट्रांस बाइनरी फिजन। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए, अब हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो ट्रांसफर्स, ये बाइनरी फिजन तो समझ में आ रहा है कि भाई इंडिविजुअल टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गए, लेकिन ट्रांसफर्स क्या है? आपको अगर याद हो कि भाई पैरामीशियम का इमेज कुछ ऐसा होता है, ये होगा, तो यहां से ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब बात करते हैं यूग्लिना के केस में। इन केस ऑफ यूग्लिना, तो यूग्लिना के केस में जो होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो ये बातें आप बेटा याद रखोगे, आपके बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि जो बाइनरी फिजन हो रहा है अमीबा में कैसा है, इर्रेगुलर, पैरामीशियम में कैसा है, ट्रांसवर्स, और जुगलिना में कैसा है, लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फिजन। तो पीछे लॉजिक क्या है? आपको जुगलिना का इमेज याद होगा, कैसा होता है जुगलिना का इमेज, ये आपको युगलिना का इमेज हमने दिखाया, ये इसका फ्लैजेला होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। तो जब स्टेज बेटा आएगी, ठीक है ना, तो स्टेज आएगी तो ये युगलिना लेंथ वाइज करके डिवाइड हो रहा होता है, लेंथ वाइज करके डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे फ्लैजेला ऐसा करके आ जाता है। नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे, इसको आपको इधर निकालना, ये इमेज को आप जरा ध्यान से देखो, जिसके फ्लैजेलाज हो गए, इंडिविजुअल फर्स्ट आपको देख रहा है, इंडिविजुअल आपको सेकंड दिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे लेंथ वाइज करके डिवाइड हो रहा है। तो जब लेंथ वाइज करके डिवाइड हो रहा है तो आप कहोगे यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट? अब अगर आप प्लाज्मोडियम की बात करें, तो प्लाज्मोडियम है क्या? व्हाट इज प्लाज्मोडियम? तो बेटा प्लाज्मोडियम जो होता है एक पैरासाइट होता है। क्या होता है? पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या है? द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन अदर इन होस्ट फॉर फूड पर्पज, ठीक है ना, आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली। तो दो वर्ड हमने बोल दिए, आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली मीन ऑन सरफेस, मीन अगर पैरासाइट होस्ट की सरफेस से फूड रिटेन कर रहा है तो क्या दे एक्सटर्नल पैरासाइट है। इस एग्जांपल की बात करो, मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करता है बेटा? स्किन पे बैठेगा, ब्लड सक करके चला जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? लाइसिस की बात करो, टिक की बात करो, दीज आर द एक्सो पैरासाइट। अब लेकिन जो प्लाज्मोडियम है अपना, ये बॉडी के विद इन गया, किसने प्रवेश करा दिया, किसने एंट्री करवा दी है?
फीमेल एनाफिलिस जब ब्लड सकिंग करने के लिए आया तो उसने स्किन बाइट किया, उसने प्लाज्मोडियम को बॉडी के अंदर एंटर करवाया। अब वो बॉडी के अंदर तो अपना फूड रिटेन कर रहा हो, तो आप समझ गए होंगे कि प्लाज्मोडियम एक एंडो पैरासाइट है। क्या है बताइए? एंडो पैरासाइट। तो जब ये एंडो पैरासाइट है, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात तो छोड़ दो, न्यूट्रिशन टॉपिक तो पढ़ने ही रहना। चलिए, तो प्लाज्मोडियम सपोजेड कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जिसका क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मल्टीपल डिवीजन में स्प्लिट हो गया, मल्टीपल न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो गया। अब क्या होगा? इसके राउंड कवर में हो जाएंगे, ये ऐसे उसने मल्टीपल स्ट्रक्चर्स मेक किए। ये जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स मेक किए हैं बच्चों, दीज आर स्पोर। ठीक है, स्पोर। अभी स्पोर इन फ्यूचर में नए प्लाज्मोडियम मेक कर रहे हो। आज समझ गए सभी लोग? वेरी गुड। ये तो बात होती है फिजिकली। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का मीन हो गया फ्रेगमेंट मेक होना। जैसे एल्गी का फिलामेंट अगर लेते हैं, ये स्पायरोगायरा एल्गी है मान लेते हैं, क्या है? इन स्पायरोगायरा। तो सपोज दैट ये ब्रेक हो गया, क्या हो गया? ब्रेक हो गया। इसके वजह से ड्यू टू एक्सीडेंटल इंजरी उसके ये पीसेस मिल जाते हैं, ये ऐसे पीसेस मिल गए। ठीक है, पीस मिल गया, ये कह सकते हो आपकी सेगमेंट मिल गया। बेटा क्या मिल जाता है? सेगमेंट मिल गया, या फ्रेगमेंट लिखो ज्यादा बेटा। तो ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद फिर से लॉन्ग फिलामेंट मेक कर देगा एल्गी, लॉन्ग फिलामेंट मेक कर देगा। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि फ्रेगमेंटेशन से कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। किस केस में होगा बेटा? स्पायरोगायरा के केस में होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेथड है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मीन क्या होता है कि बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड हो गया, बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड हो गया और इंजर्ड होने के बाद रिपेयरिंग कर दी। लेकिन बात यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन रीजनरेशन में अभी हमने जैसे बोला, आपने सुना होगा कि इंजर्ड पार्ट रिपेयर हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। ठीक है, वैसे तो कॉन्सेप्ट ही होता है, लेकिन प्लेनेरिया के केस में प्लेनेरिया को अगर डिफरेंट पीसेस में कट कर, अगर प्लेनेरिया के इमेज को देखो, कुछ ऐसा इमेज आपको दिखाई पड़ेगा। इसको आपने क्या किया? ये क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में सेगमेंट फर्स्ट हो गया, सेगमेंट सेकंड हो गया, सेगमेंट थर्ड हो गया। तो अगर ये सेगमेंट आपने कट कर दिए, क्या कर दिए? कट कर दिए। तो कटिंग आपको सेगमेंट मिल जाएंगे, सेगमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड। ईच सेगमेंट ग्रो कर जाएगा, ग्रोज इनटू प्लेनेरिया। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया कि अगर बॉडी को अगर कट कर रहे हैं और सेगमेंट मिल रहे हैं, उससे नया इंडिविजुअल बन जाता है, इसको बोला है रीजनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म बन गया। ऐसे आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, जैसे लिजार्ड होती है, तो लिजार्ड की टेल ब्रेक होके गिर गई,
या आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्वेशन भी किया होगा। तो लिजार्ड की टेल अगर ब्रेक होकर गिर गई तो न्यू टेल भी ऑरिजिनेट हो जाती है। तो वो प्रोसेस क्या है? रीजनरेशन। लेकिन वहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं प्रिपेयर होगा, वहां पे तो ऑर्गेन ही प्रिपेयर होगा। ठीक है, ओके। अब बेटा बात करो बडिंग की बात। तो कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि बडिंग क्या होती है, बडिंग क्या होती है। तो अगर आपको ये बड समझ में आ गया तो बडिंग भी समझ में आ जाएगी। बड मीन बेटा क्या होता है? आउट ग्रोथ। ठीक है, ठीक है। अभी जो आउट ग्रोथ है बेटा, आउट ग्रोथ के बनने के प्रोसेस को बोलेंगे बडिंग। अभी जो बड है ये हो सकता है कि एक्सटर्नल मेक हो जाए, हो सकता है कि इंटरनल मेक हो। दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे यहाँ पे आप देखो, बडिंग एक्सटर्नल भी हो रही है, इंटरनल भी हो रही है। तो जो एक्सटर्नल बडिंग हो रही है वो हाइड्रा के केस में हो रही है, ठीक है। और जो इंटरनल बडिंग हो रही है वो स्पॉन्जिला के केस में हो रही है। जैसे हाइड्रा आपने देखा हो, तो ये हाइड्रा का इमेज हमने ड्रॉ कर दिया आपकी स्क्रीन पर। इसकी बॉडी हो गई और ये इसके क्या हो गए? दीज आर टेंटिकल्स। और ये किसी सरफेस पे चिपका हुआ है। तो होना क्या है, ये पेरेंट हाइड्रा। क्या बेटा? पेरेंट हाइड्रा। तो इन फ्यूचर में जो रिप्रोडक्शन करना होगा बाय बडिंग, तो इसकी सरफेस पे ये ग्रोथ नजर आएगी। एक स्मॉल सी ग्रोथ ऐसे करके नजर आएगी। अब अगर ये ग्रोथ नजर आ रही है, ये क्या है? बडिंग। वेट अ मिनट बच्चों। हाँ तो बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। चलिए, क्या बोल रहे थे? बड यहाँ पे मेक हो गई। अभी तो स्मॉल बड है ना, एक्सटर्नल सरफेस पे है। तो इन फ्यूचर में अभी क्या होने वाला है, इस बड का इलार्जमेंट हो गया, इस पे टेंटिकल्स पे डेवलप हो गए। और ये पेरेंट हाइड्रा है। ये पेरेंट हाइड्रा है, यंग बर्ड। इन फ्यूचर में क्या होगा कि जो पेरेंट हाइड्रा है उससे ये बर्ड डिटैच हो जाएगी, स्मॉल हाइड्रा। इसको बोलोगे आप क्या है? ये ऑफ स्प्रिंग हो गए, ठीक है ना। या कह सकते हैं न्यू इंडिविजुअल आ गया, इंडिविजुअल। दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कौन सा पेरेंट है, कौन सा वाला ऑफ स्प्रिंग, कोई डाउट है? तो ये बेटा अब स्क्रीन पे जो लिखा उसको हम क्लियर कर दो। वहीं पे जब इंटरनल बडिंग की बात आएगी तो वो स्पॉन्जिला के केस में होगी। स्पॉन्जिला क्या है बेटा? स्पॉन्ज। तो कहां से रिलेट करता है?
फाइलम पोरीफेरा से रिलेट करता है, पोरीफेरा से रिलेट करता है। तो स्पॉन्जिला में इंटरनल बड आ जाएगी और वो इंटरनल बड नए स्पॉन्जिला को बिल्डअप करती है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि भाई एक्सटर्नल बड किन कंडीशंस में मेक होगी और इंटरनल बड किन कंडीशंस में मेक होगी। तो जब बात करोगे आप इसमें एक्सटर्नल बडिंग की बात करोगे, ये वाला केस, तो फेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तो हाइड्रा के केस में एक्सटर्नल बडिंग होगी। लेकिन अब आप ये नहीं सोचोगे कि अगर सर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है तो क्या हाइड्रा में कुछ और डेवलप हो सकता है क्या। जैसे यहाँ पे इंटरनल बड की बात करेंगे तो ये स्पॉन्जिला में तो हो रही है, लेकिन तभी हो रही है जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो रही है। तो हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाए कि सर हाइड्रा को तो फेवरेबल कंडीशन मिल रही थी तो एक्सटर्नल बड डेवलप हो गया था, तो क्या ऐसे अगर अनफेवरेबल कंडीशंस अगर हाइड्रा को दिया जाए तो क्या एक्सटर्नल के प्लेस पे इंटरनल बड डेवलप हो सकती है। बिल्कुल नहीं। स्पॉन्जिला के केस में ही नेचर ने अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या किया, इंटरनल बड को डेवलप कर दिया, राइट। अभी जो इंटरनल बड होती है इससे कॉमन नेम होता है, एक प्रॉपर नेम होता है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा। क्या नेम बता होता है, जिम्यूल बोलते हैं, जिम्यूल। इंटरनल बड जिम्यूल बोलते हैं, उसको रेस्टिंग स्पोर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो, रेस्टिंग स्पोर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन आपका दो तरीके का होगा। रेस्टिंग स्पोर किस केस में मेक होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर, वो भी मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, स्पॉन्जिला के केस में मेक होगा, इसको जिम्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो प्रोपागेशन मीन क्या हो गया, जनरेशन ऑफ न्यू समथिंग, और वेजिटेटिव मीन क्या हो गया, द पार्ट दैट इन्वॉल्व इन ग्रोथ, सोमेटिक ग्रोथ इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के केस में जो ग्रोथ हो रही होगी तो रूट से हो रही होगी, स्टेम से हो रही होगी, लीफ से हो रही होगी। तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हो गए, वेजिटेटिव पार्ट्स इन प्लांट्स। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है, रूट प्लांट की होती है, स्टेम प्लांट का होता है और लीव्स होती है। तो इनको आप इंक्लूड करोगे तो वेजिटेटिव पार्ट में इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो भाई ये तो हो जाते हैं प्लांट्स के वो पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इन्वॉल्व हो। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई वेजिटेटिव पार्ट्स कैसे प्लांट्स में न्यू इंडिविजुअल को प्रिपेयर करा रहा हो, और ऐसे कौन कौन से पार्ट्स होंगे जो प्लांट्स में न्यू इंडिविजुअल को मेक करा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पर एक नया स्लाइड सामने दिख रहा हो। तो जब हम लोग ये बात करते हैं कि भाई प्लांट्स में रूट इन्वॉल्व हो गई, लीव्स इन्वॉल्व हो गई, स्टेम इन्वॉल्व हो गया, तो ऐसे कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं, तो जहां पे स्लाइड में रनर बताया गया, रनर, तो इट इज अ टाइप ऑफ स्टेम, वीक स्टेम, जो सॉइल सरफेस पे ग्रो करता है। और किस केस में होगा, मिंट वाले केस में। वहीं पे राइजोम जो होता है ये भी स्टेम में आया, बोथ आर इन्वॉल्व इन स्टेम में आ रहा। तो जिंजर वाला केस ये आपको दिख रही जिंजर, ठीक है। लीफ बड की अगर बात करोगे तो ब्रायोफिलम, ये आपको एग्जांपल देख, ये सारे इमेज आपके एनसीईआरटी में बने हो, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, ऐसे में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं मल्टीपल ऑप्शन के साथ, नीट जैसे एग्जाम। वहीं पर ट्यूबर की बात करो आप, ये एग्जाम्पल बनाओ। तो ये रनर, ये राइजोम, ये ट्यूबर, ये सारी बातें आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखी है, तो बहुत ज्यादा डिटेल पे हम नहीं जाना चाहते, ठीक है।
फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हो। ऑफसेट, ऑफसेट की बात करो, ये यहाँ पे बना हुआ आइकॉर्निया। ऐसे ही बल्बिल की बात करो तो ये यहाँ पे इमेज बना हुआ एगेवजिस का एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट याद आया आइकॉर्निया से रिलेटेड। आइकॉर्निया का एक कॉमन नेम होता है बच्चों, कॉमन नेम, उसको बोलते हैं बेटा टेरर ऑफ बंगाल, या वाटर वीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस आइकॉर्निया की बात कर रहे हैं, टेरर ऑफ बंगाल। तो टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोल दिया बेटा? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में ऑब्जर्वेशन हुआ था और वहां पे रिचली ग्रोथ हो गई थी, और जब रिचली ग्रोथ हो गई थी दैट कॉजेज डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ये बात आपको समझ में आ रही है? सीधी सी बात है, एक्वेटिक मीडियम में आइकॉर्निया ग्रो कर गया, टेरर ऑफ बंगाल ग्रो कर गया। अब इतनी रैपिडली ग्रोथ करता है, उसने एंटायर वाटर मीडियम को कवर कर लिया। अब वहां पे ऑक्सीजन की हो गई डिप्लीशन, तो जब ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो गई तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी, और जब ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगी दैट कॉजेज डेथ। सिंपल सी बात है, ठीक। चलो अब बेटा हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते होंगे तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपको नई स्लाइड आपको शायद दिख रही होगी, उम्मीद है। अगर नहीं दिख रही है तो ये अब आपको स्लाइड दिख रही है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले कुछ और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे जूस्पोर की बात करें, इसके केस में क्लैमाइडोमोनास के केस में कोनिडिया स्ट्रक्चर बन गया, किसके केस में? पेनिसिलियम के केस। बर्ड तो हम लोगों ने देखी हाइड्रा के केस में, जिम्यूल की बात कर रहे थे हम लोग अभी स्पॉन्जिस के केस में। पर्टिकुलर एग्जांपल क्या था? स्पॉन्जिना। तो ये जिम्यूल का स्ट्रक्चर। तो ये भी, ये जो भी इमेज आपके इस स्लाइड पे दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये आप अपनी एनसीईआरटी में ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इन इमेजेस से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का जो टॉपिक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। तो आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम लोग कल फिर मिलते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है आप श्योर कमेंट सेक्शन में या मुझे